हेलो क्लास, मैं आज आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में। यह कई खंडों में प्रकाशित होगा तथा इसके साथ ही यह आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तब के लिए OMR सीटें प्रयोग की जाती हैं, उसके लिए ये काम आएगा। साथ में ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है, चाहे वो KVS हो, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद की हो या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए, साथ ही साथ एमएड एंट्रेंस, PGT एजुकेशन वगैरह के लिए भी ये आपको काम आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का जो ये पाठ्यक्रम है, जो विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाया जाता है, इस पाठ्यक्रम का संचालन कौन करता है, इसका रेगुलेशन कौन करता है, इसका नियमन कौन करता है। एक संस्था है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और यही संस्था, जिसे कि हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से जानते हैं, यह विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के पाठ्यक्रमों के संचालन करती है। तो इसका एक पहला प्रश्न हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। एक जो फिर अगला क्वेश्चन होता है कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1992 में। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले यह कल्याण मंत्रालय के वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत था, बट अब ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न कि RCI का गठन कब हुआ था। RCI का गठन हुआ था 1992 में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। यह विशेष शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये विशेष शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन RCI करता है। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। विशेष शिक्षा और पुनर्वास से जुड़े हुए कुछ संस्थान हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे उनसे जुड़े हुए शब्दों के बारे में। HI क्या होता है, MR क्या होता है और VI क्या होता है। तीनों के फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। HI का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि इसे कहते हैं श्रवण बाधित, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं पाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर होता है मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। और तीसरा वाला है विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब हो गया दृष्टि बाधित। तो ये तीन शब्दावलियां जनरली समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड और विजुअली इम्पेयर्ड। अभी मैंने बात की थी संस्थानों की, तो आपका जो तीसरा प्रश्न होगा वो संस्थानों से रिलेटेड होगा। भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, कुछ एक महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित कर रखे हैं। हम उनके बारे में आपको बताते हैं। पूछ लिया जाता है कि यह संस्थान कहाँ पर स्थापित है। तो जो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान।
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए स्थापित है, यह सिकंदराबाद में स्थापित है। सिकंदराबाद, पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिकंदराबाद नहीं मिलता है, हैदराबाद मिल जाता है। तो ऐसे केस में आप हैदराबाद पे ट्रिक करेंगे। दोनों ट्विन सिटीज़ हैं, अगल बगल स्थापित हैं। जनरली उसे हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, पर वो एक्चुअल स्थान सिकंदराबाद है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान। दृष्टिबाधितों के लिए जो स्थापित संस्थान है वो देहरादून में स्थापित है। यह दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए पाठ्यक्रमों का संचालन, उनके पुनर्वास एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है। फिर तीसरी बात करते हैं अस्थि विकलांग संस्थान। अस्थि विकलांग संस्थान, अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थापित है? यह कोलकाता में स्थापित है। अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थापित है। फिर नंबर 4 पर बात करेंगे अली यावर जंग मूक बधिर संस्थान। मूक बधिर संस्थान, तो अली यावर जंग मूक बधिर संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। यह संस्थान मुंबई में स्थापित है। कहीं कहीं राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान के नाम से पूछ लिया जाएगा, और ये एक पर्सनालिटी है, इनके नाम पे ये संस्थान का नाम रखा गया है। तो ऐसे में हम इसे बोल देते हैं अली यावर जंग मूक बधिर संस्थान, यह मुंबई में स्थापित है। फिर इसके बाद ऊपर लिखते हैं इसे, ये 4 संस्थान हो गए आपके। दृष्टिबाधित देहरादून में, मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ हो गया? सिकंदराबाद में, अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, और मूक बधिर संस्थान मुंबई में। इसके साथ ही एक जो 5वां संस्थान है वह है राष्ट्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ पर स्थापित है? कटक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कटक उड़ीसा में है। तो राष्ट्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान पुनर्वास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो कार्य करता है वो कटक में स्थापित है। फिर नंबर 6 पे बात करेंगे बहुविकलांगता सशक्तिकरण संस्थान। बहुविकलांगता सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर स्थापित है? चेन्नई में। यह संस्थान चेन्नई में स्थापित है। और एक और है जिसे कि शारीरिक विकलांग संस्थान के नाम से जाना जाता है। शारीरिक विकलांग संस्थान। शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली में स्थापित है। तो आपने कई संस्थान पढ़े। सबसे पहले दृष्टिबाधित देहरादून में, मूक बधिर मुंबई में, मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में, और अस्थि विकलांग संस्थान हड्डी से जुड़े जो विकलांगता है वो कोलकाता में है। फिर राष्ट्रीय पुनर्वास और प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं, ये कटक में है। फिर बहुविकलांगता यानी एक से ज़्यादा विकलांगता के क्षेत्र में जो सशक्तिकरण संस्थान है वो चेन्नई में है। और फिर शारीरिक विकलांग संस्थान न्यू दिल्ली में है। ऐसे तो बहुत सारे संस्थान हैं, परंतु ये सभी संस्थान इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये संस्थान किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। अधिकारिता
मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं ये सारे संस्थान। अभी तक मुझे लगता है आपको 5-6 ये और फिर उधर 9-10 क्वेश्चन आपको मिल चुके होंगे। फिर आइए आगे बात करते हैं ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि की आप सभी जानते हैं कि यह सभी किसके लिए काम आती है? विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि कार्य आती है। इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं और तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है? ब्रेल लिपि है। अक्षर जिसमें छू करके पढ़े जाते हैं, उभरे हुए अक्षर पढ़े जाते हैं, तो वह लिपि है ब्रेल लिपि है। फिर इसी के आविष्कारक पूछ लिए जाते हैं लुई ब्रेल। यह ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? लुई ब्रेल है। और इसी से संबंधित पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। और एज ए स्टूडेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आपको जानना चाहिए कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है और इस दिन कार्य किया जाता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल उपलब्धि के क्षेत्र में। तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखे कि ब्रेल से संबंधित भी 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। इसके आविष्कारक कौन है? ये किस क्षेत्र में काम किया जाता है दृष्टिबाधित में? ये कहाँ के रहने वाले थे? उभरे हुए अक्षरों वाली लिपि कौन सी होती है? और फिर ब्रेल दिवस मनाया कहाँ जाता है? अभी आपने देखा कि ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए काम आती है और यह 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के नाम से इसे समारोह भी इसका किया जाता है। अब हम बात करते हैं 3 दिसंबर की। सीधे सीधे हम यहाँ पर अभी हमने जनवरी में देखा था, तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः हर परीक्षा में पूछा जाता है। आज मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक भर्ती तमाम परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मैं उनके बारे में अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस मनाया जाता है। इसी से जुड़ा एक वर्ष भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। और ये मनाया जाता है 1981। और साथ ही साथ ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा ये मनाया गया था। तो यहाँ पर जवाब है यूनेस्को के द्वारा। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी होगा कि यूनेस्को के तादात्म्य से ये मनाया गया था 1981 में, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। तो इसकी बात हो गई है। अब हम सभी बात करते हैं, मुझे लगता है आपके 12-14 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। फिर हम सभी बात करेंगे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हाट इज RTE। तो इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार एक जो कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लागू कब किया गया था। ये लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। यानी 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम पूरे देश में
लागू कर दिया गया था। लेकिन ये एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये पारित कब किया गया था संसद में? तो ये है 2009। तो जब कभी भी हम बात करते हैं तो बात करते हैं RTE एक्ट 2009 की, भले ही इसे लागू किया गया हो अप्रैल 2010 में। अब आप सभी ने संविधान भी पढ़ा होगा, तो उसमें ये पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वहाँ पे बात की जाती है कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कितने वर्ष के बालकों के लिए यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह कहा जाता है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार। और इसमें बात क्या की गई है? निःशुल्क। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी इन्हें शिक्षा निःशुल्क भी मिले और अनिवार्य भी है। ठीक है, तो एक बार फिर से आगे देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। एक्ट पारित किया गया था संसद में 2009 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार? तो वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का 21A। कितने वर्ष के बालकों के लिए यह प्रदान किया गया है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। और RTE में कौन से शिक्षा की बात की जाती है? तो वह है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो RTE से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके हर एक सेमेस्टर में आ जाता है। और शिक्षा से जुड़े हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से एग्जाम का नाम मैं नहीं दूंगा, ये शिक्षा से जुड़े हर एक चीज में पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेष बालकों की शिक्षा, विशेष बालकों की शिक्षा में जो सर्वाधिक ध्यान दिया गया, सर्वाधिक ध्यान दिया गया, वह कौन सी नीति थी? कौन सी ऐसी शिक्षा नीति थी जिसके अंतर्गत विशेष बालकों की शिक्षा में सर्वाधिक ध्यान दिया गया? तो वह नीति थी आपकी NPE 1986। NPE का मतलब होता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सर्वाधिक ध्यान दिया गया था। याद रखिएगा, विशेष बालकों की शिक्षा में सर्वाधिक ध्यान दिया गया था किस नीति में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, जो आपने नाम सुना होगा NVS। चूंकि बात इंक्लूजन की हो रही है, नवोदय विद्यालय, नवोदय नवोदय विद्यालय संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में NVS के नाम से जाना जाता है। तो ये इंक्लूजन से कैसे शामिल है? सबसे पहले तो इससे पूछा जाता है कि किस शिक्षा नीति में NVS की अवधारणा दी गई थी, इसके बाद NVS प्रारंभ किए गए थे। तो अभी मैंने बताया था नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में नवोदय विद्यालयों की अवधारणा दी गई थी। अब इससे जो अगला क्वेश्चन होता है कि ये कैसे समावेशन करता है, यानी नवोदय विद्यालय किसके लिए प्रारंभ किए गए थे?
तो इसका उत्तर होता है ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों हेतु। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों हेतु। तो यानी जो गांव के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी न छूटने पाए, वो भी मेन धारा में शामिल हो, इसलिए नवोदय विद्यालय संस्थान स्थापित किए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। फिर हम आते हैं आगे की तरफ। SSA का फुल फॉर्म क्या होता है? इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में लिखवाया भी होगा। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष होता है 2000 से 2001 के बीच इसका प्रारंभ किया गया था। ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। तो ये आपने देखा, अभी तक की ये क्वेश्चन है। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, आप परेशान मत होइए। हाँ, बट इसको साथ साथ देखते जाइए, लिखना हो तो लिखते जाइए। हालांकि ये बातें मैंने क्लास में आपको लिखवाई भी है। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विकलांगों के वेलफेयर की बात भारतीय संविधान में की गई है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत विकलांगों के कल्याण की बात की गई है? तो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46, जो कि सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, वंचित लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। 41 और 46 में विकलांगों से रिलेटेड उनके वेलफेयर की, उनके कल्याण संबंधी बातें की गई है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे के क्लास में मुझे लगता है 20-22 क्वेश्चन 1 बाय 1 देखा जाए तो बन चुके होंगे। और आगे के क्वेश्चन अगली क्लासों में जब भी हमें समय मिलेगा बनाते रहेंगे, लेकिन डिटेल नोट्स को पढ़ते रहिए और इसे भी बार बार देखते रहिए। इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। और यदि कई लोगों को पता नहीं होता है, सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं, तो बाद में उन्हें दिखता भी नहीं, या उन्हें खोजना पड़ता है। कौशल सर क्लासेस के नाम से आप खोजेंगे तो इन्हें बाद में वो मिल भी सकता है। एक्चुअल में यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा बवाल है। आपको वहाँ दिखने के लिए बहुत, पढ़ाने के अलावा पढ़ाना 50% होता है, मोर देन 50% वीडियो बनाने में ये सब चीज़ें लग जाती हैं, टैग्स लिखने होते हैं और बहुत सारा बवाल है जिसको हम यहाँ पे बोलना उचित नहीं समझते हैं। तो ऐसे में सब्सक्राइब उसको करिए, और जिससे कि आपको अगली वीडियो भी मिलती रहे, और साथ में जब आप देखना चाहें तो आप तुरंत उस चैनल पर जा पाएंगे, उसमें आपका लाभ होगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनकी श्रृंखला बनाकर मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।